हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सामाजिक शिक्षण का पार्ट ये 4 है और इस पे क्वेश्चन हैं 76 से लेकर 157। ठीक है, तो ये जल्दी जल्दी देखेंगे क्योंकि सिर्फ आज ही का दिन रह गया, फिर इसके बाद कल आप लोगों का एग्ज़ाम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पृष्ठ पोषण का मुख्य कार्य है, तो क्या कार्य हो जाएगा? डी ऑप्शन इसका हो जाएगा, स्वक्रम और गति उत्पन्न करना और नियंत्रण करना। ठीक है, फिर पृष्ठ पोषण का अवधारणा है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी व्यवहार में परिवर्तन, मनुष्य मशीन के समान और कौशल में स्वामित्व। फिर है सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ होता है, तो क्या क्या अर्थ होता है? तीनों अर्थ हो जाएंगे इसके। लघु शिक्षण भी होता है, लघु कक्षा है, लघु शिक्षण है, कलांश है और लघु पाठ्य वस्तु है। ठीक है, तो उपयोग सभी हो जाएगा इसका आंसर। और नेक्स्ट है 79 में, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है? प्रशिक्षण संस्थाओं में किया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण का सर्वप्रथम किस व्यक्ति ने दिया? देखिए सुझाव पूछा गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कीथ हो जाएगा। और फिर इसके बाद है सूक्ष्म शिक्षण उपागम का नामकरण से किस व्यक्ति ने किया था? तो नामकरण किसने किया था? एलन ने करा था। ठीक है, फिर इसके बाद क्वेश्चन दिया गया सूक्ष्म शिक्षण का मूल सिद्धांत क्या है? तो क्या होता है मूल सिद्धांत इसका? ये सभी हो जाएगा। एक समय में एक कार्य का सिद्धांत और पुनर्बलन और प्रतिपुष्टि का सिद्धांत और निदान और उपाचार का सिद्धांत। ठीक है, फिर दिया गया सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों से प्रशिक्षण से किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, प्रश्नोत्तर से भी, कथन से भी और श्यामपट्ट प्रयोग से भी किया जाता है। फिर इसके बाद 84 में दिया गया सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों में एक समय में कितने शिक्षण कौशलों का विकास किया जाता है? तो एक ही होता है। और फिर इसके बाद दिया गया सूक्ष्म शिक्षण की समयावधि जो होती है समानता कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट। और पाठ योजना का मुख्य पक्ष है, तो क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अदा भी है, प्रदा भी है और प्रक्रिया भी है। फिर RCM सिस्टम में ज्ञान को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 2। और RCEM सिस्टम में बोध को कितनी मानसिक योग्यताओं में प्रस्तुत किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 7। ठीक है, तो याद रखिएगा 2 और 7 हो जाएगा। और फिर इसके बाद है RCM सिस्टम में सृजना तक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, देख लीजिएगा। और फिर RCM सिस्टम में सृजनात्मक को कितनी मानसिक योग्यताओं के रूप में प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 3 हो जाएगा। और फिर है पोर्टफोलियो क्या है? तो क्या हो जाएगा? बच्चों की क्रमित प्रगति की जानकारी देता है ये। और शिक्षण सहायक सामग्री है, तो क्या हो जाएगा? शैक्षिक कुशलता को प्रभावित करती है, प्रेरणा का कार्य करती है, प्रयोग करते हुए सीखने पर बल देती है और उपयोग सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। फिर इसके बाद श्रोतदृश्य साधनों के प्रयोग का तर्काधार इस पर आधारित नहीं करता है कि बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, इससे अधिगम परिपक्व होता है। फिर है बच्चों की कल्पना शक्ति व सृजन क्षमता को विकसित करने में सहायक है, तो कौन सहायक है? फ्लैनल बोर्ड हो जाएगा। और इसके बाद है पाठ्यचर्या सहगामी क्रियाएं, जैसे गीत हो गया, संगीत हो गया और अंताक्षरी, भाषा, वाद विवाद आदि में डैश सहायक होती है। तो क्या सहायक होती है? भाषा और साहित्य को समझने में। और अनुदेशन का तात्पर्य होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचनाएं प्रदान करना। और अनुदेशात्मक प्रारूप को कहते हैं, तो किसको कहते हैं? डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रशिक्षण तकनीक को भी बोलते हैं, प्रणाली विश्लेषण को भी होती है, पृष्ठ पोषण सिद्धांत को भी बोलते हैं। फिर इसके बाद 98 में अंतःक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है, तो क्या क्या आता है? शिक्षण का संगठन भी है और शिक्षा का मार्गदर्शन भी है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। फिर है उत्तरक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षा का नियंत्रण। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन काफ़ी फंसा भी सकते हैं आप लोगों को कि उत्तरक्रिया अवस्था के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा? शिक्षण का नियंत्रण। फिर इसके बाद है अनुदेशन द्वारा उद्देश्य की प्राप्ति होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा तीनों से। भावात्मक पक्ष भी है, ज्ञानात्मक भी है और क्रियात्मक पक्ष भी है। फिर है प्रोजेक्ट पद्धति के जन्मदाता हैं, तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, WH किलपैट्रिक है। और फिर इसके बाद है प्रोजेक्ट व सदृश उद्देश्य कार्य है जो सामाजिक वातावरण में पूर्णता संलग्नता से किया जाता है। यह परिभाषा किसने दी है? तो प्रोफेसर किलपैट्रिक ने दी है ये। फिर प्रोजेक्ट एक समस्या मूलक कार्य है जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता हो, तो यह परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोफेसर स्टीवेंसन ने दी है।
अब इस पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि देखिए स्टार्टिंग प्रोजेक्ट से ही हुई है, और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा अगर ध्यान नहीं देंगे तो इस पर गलत हो जाएगा, ठीक है। तो वातावरण से बोला जाए, जब सामाजिक वातावरण में पूर्णता संलग्नता से किया जाए तो किल पैंतरिक इसका आंसर हो जाएगा। और क्या है, जो अपनी स्वाभाविक परिस्थितियों के अंतर्गत पूर्णता को प्राप्त करता है तो इसका आंसर हो जाएगा स्टीवेंसन, ठीक है। और देखिए हाँ ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है किल पैंतरिक महोदय ने प्रोजेक्ट के प्रकार कितने बताए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 प्रकार बताए हैं। और प्रोजेक्ट पद्धति का जो पहला पद है तो क्या हो जाएगा, पहला पद तो परिस्थिति का निर्माण करना है। और प्रोजेक्ट पद्धति में विशेषता होती है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। मनोवैज्ञानिक भी होता है, स्वयं करके सीखने पर आधारित होता है, और प्राप्त ज्ञान स्थायी होता है। फिर इसके बाद है जे.एस. ब्रूनर ने विकसित किया था, तो क्या विकसित किया था, क्रोजिव व्यू रचना को विकसित किया था। फिर अब प्रोजेक्ट पद्धति का सिद्धांत है, तो क्या सिद्धांत हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। सामाजिक विकास भी है, स्वतंत्रता भी है, और स्वदेशीयता भी है। फिर कक्षा में दिया गया गृह कार्य कैसा होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चुनौतीपूर्ण भी है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर आधारित है, और उद्देश्यपूर्ण भी होना चाहिए। फिर इसके बाद 110 में दिया गया अनुदेशन प्रारूप तकनीकी में प्रयुक्त शब्द साइबरनेटिक्स ग्रीक भाषा के काइबरनेटिक्स से बना है, जिसका अभिप्राय है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, प्रशासक और पायलट। फिर है उद्देश्यों का व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि जो दी है वो किसने दी है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेगर ने, ठीक है। तो देखिए 2 ऑप्शन में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है, रॉबर्ट मेगर और रॉबर्ट मिलर, ठीक है। तो ये इनमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो जो उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की जो विधि प्रतिपादित की है वो करी है किसने, मेगर ने करी है। फिर एक कोमल शिल्प उपागम संबंधी है, तो किससे संबंधी हो जाएगा, इनमें से किसी से नहीं है संबंधित। और फिर है बहु इंद्रिय अनुदेशन का विचार से प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडगर डेन ने करा है बहु इंद्रिय अनुदेशन का विचार, ठीक है। एडगर डेन ने करा है इसको। और फिर व्यवसाय की विशेषता होती है, तो क्या विशेषता होती है, तो ये सभी हो जाएगा। सामाजिक प्रतिबद्धता भी होती है, सेवा के लिए फीस भी होती है, और व्यावसायिक आचार संहिता भी है। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 115 है अंतःक्रिया विश्लेषण विधि की सीमा है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यह विधि कक्षा की सभी क्रियाओं का विश्लेषण से नहीं देती है, तथा यह बहुत कठिन से एवं महंगी विधि है, और इस विधि में विद्यार्थी वार्ता पर कम ध्यान दिया जाता है, और इस पर 10 का मैट्रिक बनाने में समय अधिक लगता है, ठीक है। और फिर इसके बाद 116 नंबर में ज्ञानात्मक शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण नामक पुस्तक किसकी रचना है, तो बी.एस. ब्लूम की है। और भावात्मक उद्देश्य का संबंध छात्रों के किस गुण से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी से। रुचियों से भी होता है, संवेगों से भी होता है, और मनोवृत्तियों एवं मूल्यों से भी होता है। फिर है E.J. सिम्पसन ने क्रियात्मक उद्देश्यों को कितने स्तरों पे बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5 स्तरों में बांटा है। और फिर है बी.एस. ब्लूम ने भावात्मक पक्ष को विकसित करने के लिए भावात्मक उद्देश्य को कितने भागों में बांटा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 6 भागों में बांटा है। और ठीक है, ज्ञानात्मक आएगा तो भी उसका आंसर 6 हो जाएगा। फिर उद्देश्यों को व्यवहारिक शब्दावली में लिखने का लाभ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और फिर है कार्य विश्लेषण का प्रकार नहीं है, तो कौन सा प्रकार नहीं है, अधिगम विश्लेषण नहीं है। और विचार गोष्ठी सेमिनार प्रविधि का गुण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास की अवहेलना। और फिर इसके बाद विचार गोष्ठी प्रविधि की सीमा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, किसी विषय के सभी प्रकरणों के सेमिनार पर आयोजित नहीं किया जा सकता है, और इस प्रविधि को सभी शिक्षा के स्तरों पर प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेमिनार के बाद विवाद के काल में ऐसा देखा गया है कि इसमें कुछ ही व्यक्ति भाग लेते हैं और अपना अधिकार स्थापित करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद डाल्टन्स जो विधि के प्रतिपादक हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन से कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट। और एक सेकेंड बड़ा कर देते हैं, हाँ। फिर इसके बाद मस्तिष्क उत्प्लवंत मंथन ब्रेनस्टॉर्मिंग विधि के जो प्रतिपादक हैं, तो क्या हो जाएगा, एलेक्स ओसबोर्न। और मापदंड संबंधी परीक्षण का विकास किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टॉक ने, ठीक है। तो याद रखिएगा स्टॉक है ये।
और फिर मानक संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। इसका लक्ष्य पाठ्यक्रम से संबंधित उपलब्धियों और का मापन करता है और छात्रों की उपलब्धि स्तर का मूल्यांकन समूह में स्तरीकरण से नामक मानक के रूप में किया जाता है और इस प्रकार के परीक्षण में संपूर्ण पाठ्य वस्तु पर प्रश्न सम्मिलित किए जाते हैं। और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 128 में मापदंड संदर्भित परीक्षण के संदर्भ में क्या सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। इससे अधिगम शिक्षण के उद्देश्यों की प्राप्ति के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्राप्त होती है। फिर है शिक्षण की व्यवस्था ऑर्गेनाइजेशन के संदर्भ में आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। शिक्षण विधियों भी है, युक्तियों भी हैं और प्रविधियों का चयन भी है और शिक्षण सहायक सामग्री का चयन हो जाएगा और प्रयोग से संबंधित। ठीक है, तो ये सब हो जाएंगे। और फिर इसके बाद दिया गया शिक्षण का मार्गदर्शन लीडिंग के अंतर्गत आता है, तो क्या क्या आएगा, ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। सीखने के लिए छात्रों में प्रेरणा उत्पन्न करना और बी ऑप्शन में संपूर्ण कलांश में छात्रों का शिक्षण के प्रति रुचि बनाए जाए। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। एक चीज़ और है कि पेडागोजी सब्जेक्ट है तो काफ़ी आप लोगों को मतलब कि एक दूसरे सब्जेक्ट में काफ़ी क्वेश्चन आपको सेम मिलेंगे। ठीक है, पेडागोजी सब्जेक्ट के काफ़ी टॉपिक्स अब सेम हैं, जैसे कि मैंने बनाए हुए हैं काफ़ी वीडियो। तो जैसे कि ये मान के चलिए कि फिजिकल साइंस में भी ऐसे क्वेश्चन हैं, बायोलॉजी में भी हैं, मैथ में भी हैं, ठीक है, और SST में तो हैं ही। और फिर इसके बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन। इस पे दिया गया शिक्षा के क्षेत्र में अभिक्रमित अध्ययन का उपहार प्रदान किया, तो किसने करा था, अनुदेशन तकनीक ने करा था। और शिक्षण को माना जाता है, तो क्या माना जाता है, विज्ञान और कला दोनों को माना जाता है, तो सी ऑप्शन इसका सही है। और फिर है इसका क्वेश्चन नंबर 134, शिक्षण द्वारा उद्देश्यों को प्राप्ति संभव है, तो किससे प्राप्ति संभव है, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, तीनों से संभव है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा इसका। और इंग्लिश शब्दकोश के अनुसार नीति का अभिप्राय होता है, तो नीति का अभिप्राय क्या है, सी ऑप्शन है, युद्ध कला और युद्ध कौशल। फिर है शिक्षण नीतियों का चयन किया जाता है, तो शिक्षण नीतियों का चयन किससे करा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उद्देश्यों के आधार पर किया जाता है। फिर है शिक्षण विधियों का चयन किया जाता है। ठीक है, तो शिक्षण विधियों का चयन किससे होता है, तो पाठ्य वस्तु की प्रकृति से होता है। दोनों क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा फर्क है, खाली शब्दों का खेल है ये। शिक्षण नीतियों का अगर पूछेगा तो क्या आ जाएगा, उद्देश्यों के आधार पर, और शिक्षण विधियों का अगर पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, पाठ्यक्रम के आधार पर। फिर शिक्षण नीतियों में कितने वर्ग होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 वर्ग होते हैं। और फिर जनतांत्रिक शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है, तो क्या हो जाएगा, वाद विवाद भी है, मस्तिष्क विप्लव भी है और योजना पद्धति भी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। और प्रभुत्ववादी शिक्षण नीतियों के अंतर्गत आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन से। व्याख्यान, अभिक्रमित, अनुदेशन और ट्यूटोरियल तीनों आते हैं इसके। और फिर ह्यूरिस्टिक या अन्वेषण नीति के प्रतिपादक हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल ही से था, प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है ये इनका। और अब इस शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से हुई है, तो ये बताना है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन ह्यूरिस्को से हुई है। तो देखिए एक और क्वेश्चन इस पर देख लीजिएगा कि इस शब्द की जो उत्पत्ति है किस भाषा से हुई है, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीक। फिर है ह्यूरिस्को शब्द का अर्थ या तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मैं खोजता हूँ। और फिर अन्वेषण या ह्यूरिस्टिक विधि के शिक्षण से क्रम को निम्न सोपानों में विभाजित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। और अन्वेषण विधि का उपयोग किया जाता है, तो किस पे किया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा उच्च शिक्षा पे। और कोलंबिया विश्वविद्यालय के शिक्षा शास्त्र के प्राध्यापक किल पैंथिक शिष्य हैं, तो किसके शिष्य हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डीवी के शिष्य हैं ये। और BS ब्लूम प्रवर्तक माने जाते हैं, तो किसके प्रवर्तक माने जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा स्वामित्व अधिकांश व्यू रचना के। और फिर क्वेश्चन नंबर 148 में है शिक्षण व्यू रचना या शिक्षण विधियों में अंतर होता है, तो किसका अंतर होता है, उद्देश्यों का अंतर होता है। तो देखिए शिक्षण व्यू रचना और तथा शिक्षण विधियों में अंतर किसका होता है, खाली उद्देश्यों का होता है। फिर सुकरात ने शिक्षण व्यू रचना प्रतिपादित किया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन प्रश्नोत्तर। और शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण में अनुभवों का शंकु नामक वर्गीकरण किसने दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा एडगर डेन ने दिया है। शिक्षण सामग्री के वर्गीकरण में अनुभवों का शंकु नामक वर्गीकरण, याद रखिएगा शंकु नामक वर्गीकरण किसने दिया है, एडगर डेन ने दिया है।
फिर इसके बाद क्वेश्चन है 151 में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। ठीक है, व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य क्या हो जाएगा, शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। फिर है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित के द्वारा समर्पित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सूचना प्रक्रमण सिद्धांत। और फिर सतत और व्यापक मूल्यांकन डैश पर बल देता है, तो किस पे बल देता है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा, सीखने को किस प्रकार अवलोकित, रिकॉर्ड और सुधारा जाए इस पर। फिर शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है, तो शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। फिर दिया गया मूल्यांकन से अभिप्राय है, तो मूल्यांकन से अभिप्राय क्या है कि छात्रों की अधिगम की सफलता और असफलता का अध्ययन करना है ये। और फिर क्वेश्चन नंबर 156 से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक मूल्यांकन शब्दावली का तात्पर्य है, तो इसका अभी क्वेश्चन करा है शैक्षिक एवं सह शैक्षिक क्षेत्र का मूल्यांकन। और फिर इसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना में व्यापक शब्द के अलावा निम्नलिखित में से द्वारा समर्पित किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सूचना प्रकरण सिद्धांत के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारा यूनिट सेकंड है और इसको आज इस पे ओवरऑल कितने थे 157 क्वेश्चंस थे। और बस आखिरी ये समझिए पल चल रहा है एग्ज़ाम के और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो अच्छे से एग्ज़ाम दें और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि ये अब अगर जैसे कि अभी इस वीडियो को मैंने थोड़ा सा लेट तो हो ही गया SST का और मेरे ख्याल से पूरा हो भी नहीं पाएगा, बट काफ़ी क्वेश्चंस हो गए जिसके जो आप लोगों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें इतने ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप देखते हैं क्या क्या आज होगा, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और जो भी इम्पोर्टेंट लगे वो फिर आगे देखा जाएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद।